हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें प्रीवियस 13 ईयर पेपर का डिस्कशन करूंगा। इसका मतलब अब पेपर यहाँ से बाहर आने वाला नहीं है। अगर आपने ये सारी वीडियो डेली देखने स्टार्ट कर दी, इंग्लिश का जितना भी ग्रामर पोर्शन होता है सारा कुछ, 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन, 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग, 10 नंबर का लेटर राइटिंग, 20 और 15 35 और 25 नंबर की ग्रामर, 35 और 60 नंबर का आपका तैयारी हो जाएगा अगर आप लोग हमारी ये सीरीज को स्टार्ट जो मैंने की इसको देखना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला है हम लोगों को लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये करना चाहते हैं कि हमारे 2012 से और 2025 तक जितने भी इंग्लिश के पेपर हुए अभी तक, आपको कहीं मिलने वाले नहीं है ये सारे पेपर, हम लेके आए 2012 से 2025 तक जितने भी पेपर हुए उन सबका डिस्कस करेंगे। देखो 2012, 13, 14, 15 ये 4 सालों तक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का एक ही सेट आता था। और उस समय इंग्लिश के 2 पेपर होते थे। इंग्लिश फर्स्ट बोले तो लिटरेचर अलग होती थी, ग्रामर अलग होती थी। तो ये जो पेपर ये इंग्लिश बी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा होगा सेकंड पेपर। ये देखो लिखा है सेकंड पेपर। ये सेकंड पेपर है इंग्लिश का। और इस सेकंड पेपर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 12, 13, 14, 15 ये 4 साल के जो पेपर होंगे इसमें सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे। 16 से लेके 25 तक जितने भी पेपर होंगे वो 7 सेट बनना स्टार्ट हुए थे। एक ही वीडियो में सातों सेट का डिस्कशन करूंगा, ठीक है? तो टेंशन ना लीजिएगा, इस सीरीज को देखते रहिएगा क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन होने वाला है। वोकैब से लेकर ग्रामर से लेके कॉम्प्रिहेंशन तक और लेटर आर्टिकल राइटिंग सबका यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। और बहुत अच्छा तरीके से आपका नंबर स्कोर होगा, मैं गारंटी देता हूँ। चलिए वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं और पढ़ाना मैं स्टार्ट करूंगा, देखना आप स्टार्ट करेंगे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2012 के पेपर में पूछा गया, ये पेपर है 2012 का पेपर है, इंग्लिश सेकंड पेपर। थोड़ा सा ब्लर भी आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये पेपर बहुत पुराना है और हमने इसको कैसे न कैसे करके ढूंढना है। 323 सेट में आया था और ईएल सेट का नाम था, ठीक है? उस समय 50 नंबर का इंग्लिश सेकंड का पेपर होता था, 50 नंबर का इंग्लिश फर्स्ट का पेपर होता था। 3 घंटे मिलते थे भैया, ठीक है? 3 घंटे मिलते थे और 15 मिनट बोले तो 3.25 घंटा जितना आपको अभी पूरे पेपर को सॉल्व करने का मिलता है, उतना उस समय सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बी को सॉल्व करने का मिलता था। इंग्लिश ए को सॉल्व करने का अलग होता था टाइम, है ना? तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपके पेपर में आता है। 2 नंबर का आएगा इस बार पेपर में। 2 क्वेश्चन पहले भी आते थे, 2 क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, कोई एक ही करना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन लिखा हुआ है द वॉल्फ सेड टू द लैम्प। वॉल्फ ने लैम्प से कहा, पूछा, व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। पानी को क्यों गंदा कर रहे हो, ठीक है? तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हमारा, पहली बात तो जब कभी नरेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको चेक करना होगा वह नरेशन का क्वेश्चन हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस की है। यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, आप सभी को पता है। और स्टेटमेंट जो होता है जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच कैसी है, क्योंकि 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक असर्टिव, एक इंटेरोगेटिव, एक इंपेरेटिव, एक ऑप्टेटिव और एक एक्सक्लेमेटरी। ये हमारी कैसी है, सभी बच्चों को पता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी इंटेरोगेटिव की। और जब कभी इंटेरोगेटिव की रिपोर्टेड स्पीच होती है तब हम लोग सैड या सैड टू को, ध्यान रखना, सैड या सैड टू को द वॉल्व आस्क्ड में चेंज कर दिया जाता है। किसमें चेंज कर दिया जाता है, आस्क्ड में। तो द वॉल्फ आस्क्ड द लैम्प। अब याद रखना है, अगर यही क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखो डब्ल्यूएच फैमिली वाले से हो रही है और अगर यही क्वेश्चन की स्टार्टिंग इंटेरोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब से हो रही होती, कभी कभी कहते हैं ना, आर यू राइटिंग अ लेटर, आर से हो रही है, आर हेल्पिंग वर्ब है, उस स्थिति में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। लेकिन यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग डब्ल्यूएच फैमिली से हो रही है, इसका मतलब जब कभी ऐसा हो आप सेड या सेड टू को हटा के आस्क्ड लगाइएगा और ये डब्ल्यूएच फैमिली जो है इसको कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा के लगा दीजिएगा। यही डब्ल्यूएच फैमिली को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं। ये कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट के क्या लग जाएगा, वाई लग जाएगा। सर इफ या वेदर कब लगता है, इफ या वेदर तब लगता है जब यहाँ पर क्या लगा होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही होती है। जब कभी इंटेरोगेटिव का कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम लोग कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाएंगे, और अगर डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होगा तो फिर यही लगा देंगे। इसके बाद हम लोगों को जो
दूसरा क्लॉज लिखना है, वो हम लोगों को अफर्मेटिव में लिखना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई क्वेश्चन इंटेरोगेटिव होता है, नरेशन करते टाइम सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर या डब्ल्यूएच फैमिली का कंजंक्शन यूज करते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो नया क्लॉज होगा वो असर्टिव क्लॉज होगा, अर्थात सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन से होगी। तो नाउन क्या है, ये नाउन या प्रनाउन से होगी। तो अभी वाई के बाद आर नहीं लिखेंगे, वाई के बाद हम लोग पहले यू को देखेंगे। यू कौन सा पर्सन है, जिनको नरेशन पता है वो जानते हैं यू कौन सा पर्सन है। यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द लैम। लैम कोई लड़के का नाम है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ही। इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन आ जाएगा ही। देखो प्रोनाउन चेंज का है क्वेश्चन। और ये सारी चीजें बेटा अगर आपको नहीं आती, आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको नहीं आता है तो मेरे भाई आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। 5 से 6 हमारी ऑफलाइन क्लास होती है, उसमें आपको सारी चीजें सिखा दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं खाली डिस्कस करने आया हूँ, ठीक है। तो यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, द लैम इसका, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है द लैम। लैम कोई लड़का है मान लेते हैं, तो लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही। इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में। इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में, तो ही के साथ आएगा वॉज। ही वॉज मेकिंग, he was making the water, he was making the water dirty। और ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा के क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये इसका हो गया मेरे भाई आंसर। क्या, द वॉल्फ आस्क्ड द लैम व्हाई ही वाज मेकिंग द वाटर वाटर डर्टी। ठीक है, कैसे मैंने किया, जब कभी इंटेरोगेटिव का सेंटेंस होता है तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया जाता है। अगर यही असर्टिव होता तो सेड को सेड रहने देते, सेड टू को टोल्ड कर देते। ठीक है, इंपेरेटिव होता डिपेंड ऑन सिचुएशन, कंडीशन, कैसी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्या है, द वॉल्फ सेड, वॉल्फ ने कहा, यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव, यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव, फुल स्टॉप, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू। कितना अच्छा क्वेश्चन है। वॉल्फ ने कहा, यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव, तुम बहुत ज्यादा बातूनी हो, तुम बहुत ज्यादा बातूनी हो। बी साइलेंट, शांत हो जाओ, अदरवाइज आई विल ईट यू, अदरवाइज आई विल ईट यू, अन्यथा मैं तुम्हें क्या कर जाऊंगा भाई, खा जाऊंगा। तो क्या कहता है, वॉल्फ ने कहा। और ये सेंटेंस है कैसा, स्टार्टिंग वाली ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कैसी है मेरे भाई, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस में सैड का सैड ही रहने देते हैं। तो द वॉल्फ सैड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं, दैट। द वॉल्फ सैड दैट। अब यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाता है सैड के बाद के अकॉर्डिंग, बोले तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और शायद सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ना लिखा हो तो आप लोग फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लो या थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मान लो। प्रोनाउन ने द वॉल्फ ने कहा, या तो मुझसे कहा, या तो हमसे कहा, या तो उससे कहा। आई ले लेते हैं, या तो अस ले लेते हैं, बोले तो यहाँ पे अस मान लेते हैं, या तो मी मान लेते हैं, या तो हिम मान लेते हैं। दैट के बाद कुछ नहीं लिखा है तो आप लोग आई या वी ले लिया करो, या फिर ही ले लिया करो। तो वॉल्फ ने कहा, अब किसी ने किसी से तो कहा होगा, या तो मुझसे कहा होगा, या तो उससे कहा होगा, या तो हमसे कहा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि उससे का है, तो उससे के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन मान लिया ही। लड़की से कहा होगा तो सी लगा लेना। तो द वॉल्फ सेड दैट ही हैज हैव चेंज हो जाता है हेड में। हैज हैव किस में चेंज हो जाता है, हेड में। ध्यान रखना, हैज हैव चेंज हो जाता है हेड में। तो बिकम ही हैड बिकम। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आ रही तो मेरे भाई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पेपर में फिर काम नहीं बन पाएगा। बिकम टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, तुम बहुत ज्यादा बातूनी हो, इतना कहा। मतलब वॉल्फ ने उससे कहा कि तुम जो है वह जो है बहुत ज्यादा बातूनी है, वह जो है बहुत ज्यादा बातूनी है। एंड, और अब देखो यहाँ एंड लगाएंगे क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसके आगे एक और क्लॉज है, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू। अब देखो बी साइलेंट, ये हमारे सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, बी साइलेंट ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, शांत हो जाओ अन्यथा मैं तुम्हें खा जाऊंगा, है ना। क्या कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है। और अगर ऑर्डर दे रहा है तो मेरे भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में डबल नरेशन का क्वेश्चन है, एक तो यहाँ असर्टिव था और यहाँ पे क्या है, इंपेरेटिव है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पहला हम लोग असर्टिव को बनाने के बाद एंड लगाएंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब को कमांडेड या ऑर्डर्ड में बदल देंगे, कमांडेड लिखेंगे, कमांडेड लिखेंगे या तो ऑर्डर लिखेंगे, कमांडेड। अब ध्यान रखना टू लिखेंगे, कमांडेड टू, क्योंकि उस समय कॉमन वेट को मकोटा क्या लगाया जाता है, टू। तो कमांडेड टू, अब यहाँ से लिखेंगे कमांडेड टू बी साइलेंट, कमांडेड टू बी साइलेंट अदरवाइज, अदरवाइज आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है,
सेट के पहले के अकॉर्डिंग, सेट के पहले वॉल्फ लिखा है तो वॉल्फ को आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, कुछ भी ले सकते हो, ही ले लो या सी ले लो, जो मन चाहे वो ले लो, तो मैंने ही ले लिया, है ना। ही विल चेंज हो जाता है वुड में, ही वुड, ही वुल। शैल चेंज हो जाता है शुड में, विल चेंज हो जाता है वुड में, कैन चेंज हो जाता है कुड में, मे चेंज हो जाता है माइट में, ध्यान रखिएगा। ईट का ईट। अब यहाँ पे फिर से यू आया है। अब यू कौन सा पर्सन है? अब ये यू है सेकंड पर्सन। ये यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन का ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, ये पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू योर, यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अगर ये यू सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया होता है यहाँ पे, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा होता। ये बीच में आया या लास्ट में, इसका अंदर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब सेट के बाद कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैंने ही मान लिया था, और ही का यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि ये यू जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो यू ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसलिए, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, मैंने ही मान लिया था, तभी तो यहाँ ही लगाए थे, ही मान लिया था। ही की ये हम लोग यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो यहाँ यू के रिप्लेस में हम लोग लिख हिम। तो ये नरेशन का प्रैक्टिस आप लोगों को तभी आएगा, नरेशन का कॉन्सेप्ट तभी आएगा मेरे भाई, जब सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया है उनको पढ़ने की आवश्यकता है नरेशन अच्छे से। मेरे चैनल पे भी पढ़ा हुआ है, ये देखो ये लोगो लगा है ना यूपी 78 क्लासेस का, इस चैनल पे नरेशन पढ़ा हुआ है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद अब हम लोगों के सामने आ गया सेकंड क्वेश्चन, पहले का बी। अब लिखा है कंबाइन, जैसे कि इस साल भी जो अभी दौर चल रहा है, ये जो नया पैटर्न आया, अभी भी सिंथेसिस पूछा जाता है, 2012 में भी सिंथेसिस आता था, है ना। तो ऐसा आता था, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विच द ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके अनुसार इस सेंटेंस को क्या करना है? चेंज करना है। देखो दोनों करने होते थे, अब क्या करना होता है? सिर्फ एक करना होता है क्वेश्चन। पहले दोनों करने होते थे, एक करना है, एक एक नंबर का आता था, ठीक है। अब 2 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई एक करो 2 नंबर मिल जाएंगे, पहले दोनों करने पड़ते थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इट इज नॉट नो, इट इज नॉट नो, है ना, यह अज्ञात है, यह अज्ञात है। व्हेन ही विल अराइव, वह पहुंचेगा, है ना, यह अज्ञात है जब उसे, ही विल अराइव, है ना। तो इट इज नॉट नन, यह अज्ञात है कि, यह अज्ञात है कि जब वह पहुंचेगा, जब वह पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चन को सिंपल बनाना है। तो इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो सिंपल बनाने के 8 तरीके होते हैं, बाय पार्टिसिपल, बाय इन्फिनिटिव, बाय जीरेंट प्रीपोजिशन, बाय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय नाउन एंड फ्रेजेस, बाय कंजंक्शन, बाय एडजेक्टिव, बाय एडवर्ब। अब ये क्वेश्चन को कैसे करना है ये हम लोगों को समझना है। देखो इट इज नन, ये अज्ञात है, इट इज नॉट नन, ये ज्ञात नहीं है ना, ये ज्ञात नहीं है, मतलब ये अज्ञात है। इट इज नॉट नन, ये ज्ञात नहीं, इसका मतलब अज्ञात है। अब क्या करेंगे? ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है, इसको हम लोग, इस सेंटेंस को हम लोग बनाने जा रहे हैं इन्फिनेटिव के माध्यम से, इन्फिनेटिव के माध्यम से बनाने जा रहे हैं। इन्फिनेटिव को क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव से कैसे बनाते हैं सेंटेंस को? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव को कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ये कैसी वर्ब होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो इस इन्फिनेटिव से हम लोगों को ये सिंपल बनाना है। सर आपको कैसे पता चला? सर आपको कैसे पता चला? तो जब सारा सिंथेसिस हम आपको पढ़ा देंगे ना, तो पहले सेंटेंस में हम आपको पढ़ाएंगे पार्टिसिपल से कैसे बनाया जाता है। पार्टिसिपल में क्या बताए थे आप लोगों को? जो बच्चे पढ़ते हैं हमसे, उनको क्या बताया था? पार्टिसिपल में हम लोग देखते हैं, एक काम होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है, या एक काम हो जाने के बाद थोड़ा रेस्ट होता है, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको क्या की थी? बताई थी, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम लोग इन्फिनेटिव से बनाने वाले हैं। तो इट इज नॉट नन, ये ज्ञात नहीं है। ही विल अराइव, तो आप क्या करना, इस अराइव को पहले टू लगा के इसको इन्फिनेटिव से बना देना, टू अराइव, मतलब उसके पहुंचना ज्ञात नहीं है, मतलब इट इज नॉट नन, ये ज्ञात नहीं है। व्हेन ही विल अराइव, जब वह पहुंचेगा, ये ज्ञात नहीं है जब वह पहुंचेगा। तो सिंपल बनाना है, इट इज नॉट नन टू अराइव, उसके पहुंचने का अज्ञात, मतलब उसका पहुंचना अज्ञात है, इसको कह सकते हैं इट इज नॉट नन टू अराइव, उसका पहुंचना। देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बन गया, उसका पहुंचना जो है, अराइव करना जो है, ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ के मैंने क्या बना दिया? एक बना दिया, और एक कैसा बना दिया? सिंपल बना दिया। सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं, वो जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको समझ। सेकंड क्वेश्चन है, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता है। अब इसको बनाना क्या है? इसको क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसका पहला, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, जिसमें पहला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये दोनों क्लॉज किससे जुड़ के बनते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ के बनते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं वो आप लोगों को हम आपको बताएंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, है ना, हु, बिकॉज, अदरवाइज, ऑल्दो, एट, है ना, ये सारे के सारे क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तो ये सारी चीजें आपको मैंने ऑफलाइन में पढ़ाई है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता है। ही वर्क हार्ड, ही वांटेड टू पास। बताओ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करेंगे सेंटेंस को? ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह पास होना चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही वर्कड। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। अब बिकॉज लगा देंगे क्योंकि बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और बिकॉज लगा के ये कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। आपको पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिकॉज कंजंक्शन का यूज किया जाता है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आगे आने वाला जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज उसको जोड़ता है, ठीक है। तो ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू पास, क्योंकि वह पास होना चाहता है। ही वांटेड टू पास, क्योंकि वह क्या होना चाहता है मेरे भाई? पास होना चाहता है। ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास, उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह पास होना चाहता है। तो ये क्या बन गया? इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। तो कॉम्प्लेक्स बनाना था, कॉम्प्लेक्स भी बन गया। अब फर्स्ट का सी है, फर्स्ट के सी में क्या पूछा जाता था? ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता था। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो लिखा उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंसेस को चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में 5 टॉपिक होते हैं: रिमूव टू, यूज टू, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और चेंज द कंडीशन ऑफ द सेंटेंसेस, है ना। तो उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले दोनों करने होते थे 2012 में, आप 2026 में एग्जाम दोगे। अब आपके में 2 आएंगे, लेकिन करने कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है। कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है, ठीक है। क्या लिखा है? ही इज टू माइजरली टू स्पेंड एनी मनी। अब इसको निगेटिव सेंटेंस में बनाना है। ही इज टू माइजरली टू स्पेंड एनी मनी, इसको निगेटिव बनाना है। और ये सेंटेंस है कैसा? ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव टू निगेटिव बनाना मैंने आपको बताया था चेंज द कंडीशन ऑफ द सेंटेंसेस में। और एक बार रिमूव टू भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये अगर आप देखो तो ये रिमूव टू का भी क्वेश्चन है, अगर कह सकते हैं। देखो, टी डबल टू एडवर्ब और टू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव आया हुआ है। तो हमने आपको एक बार निगेटिव बताया था, और अगर आप याद करो तो अफर्मेटिव टू निगेटिव जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसको निगेटिव बनाना है और वहां पे टी डबल टू आया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको हटाकर हम लोग क्या करते हैं? इसको हटाकर सो लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? सो। तो ही इज सो माइजरली, तो टी डब्ल्यू टू का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अधिक, मतलब बहुत अधिक मात्रा में। टी डब्ल्यू टू एक एडवर्ब है जो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है। जैसे कि हम आपसे कहते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, है ना, वो बहुत तेज लड़की है, बहुत बुद्धिमान लड़की है। लेकिन अगर मैं कह दूं सी इज टू इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब वह टू जब लगा देंगे ना तो इसका मतलब हो जाता है वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान लड़की है। तो टी डब्ल्यू टू क्या करता है? बहुत ही ज्यादा, इसी की फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए लगाया जाता है। ही इज सो मेजरली टू स्पेंड। अच्छा, अब हमने आपको क्या बताया था? याद रखो कि क्या करते हैं? ही की जगह ही, इसकी जगह इस, टी डब्ल्यू टू को हटा के क्या लिख देते हैं? सो। टी डब्ल्यू टू को हटा के क्या लिख देते हैं? सो लिख देते हैं। उसके बाद जो लिखा है वो, इसके बाद ये जो टू इन्फिनिटिव वाला इसको हटा के दैट लगा देते, ये इन्फिनिटिव वाला टू हटा के क्या लगा देते? दैट लगा देते। और इस दैट के बाद अगर दैट आ गया, इसका मतलब आगे क्या आने वाला है? नया क्लॉज आने वाला है। हर नए क्लॉज की स्टार्टिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट आएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे, और आएगा क्या? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कौन सा आएगा? तो जो स्टार्टिंग में लिखा होगा। अगर ही लिखा है तो यहाँ लिख दीजिएगा ही। अगर यहाँ सी लिखा है तो यहाँ लिख दीजिएगा सी। अगर कोई लड़के का नाम लिखा है, ही लिखना, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन ही लिखना है, ध्यान रखना। किसी लड़की का नाम लिखा है तो यहाँ लिख देना सी। कोई नॉन लिविंग थिंग है तो क्या लिख दोगे? इट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे? ही इज, टी डब्ल्यू टू को हटा के क्या लगा देंगे? सो। माइजरली, टी ओ टू को हटा के लगाते हैं दैट। दैट के बाद एक नया क्लॉज आएगा। नया क्लॉज की स्टार्टिंग, नया सेंटेंस की स्टार्टिंग एक सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट एक प्रोनाउन लिखेंगे। कौन सा प्रोनाउन? जो यहाँ लिखा होगा। अगर यहाँ ही लिखा है तो मैंने ही लिख दिया, सी लिखा होता तो मैं सी लिख देता। अच्छा, कोई लड़की का नाम होता तो क्या लड़की का नाम लिख देते? नहीं, लड़की का नाम होता तो सी लिख देते। कोई लड़के का नाम होता तो क्या लिख देते? ही। कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो क्या लिख देते? इट। इतना करने के बाद अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है, सर कैसे पता चलता है ये? अरे तो बेटा कुछ पता ही नहीं है तो कैसे काम बनेगा? सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस का, अगर सेंटेंस में इज एम आर का यूज हुआ है तो वहां पे आप इसको कैन नॉट में बदल दोगे। किस में बदल दोगे? कैन नॉट में। अगर सेंटेंस में वॉज वर का यूज हुआ है तो आप किस में बदल दोगे उसको? कुड नॉट में बदल दोगे भाई, कुड नॉट में। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? इज एम आर का। और अगर इसका यूज हुआ, इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का इसका मतलब दूसरा क्लॉज निगेटिव होगा।
दूसरा क्लॉज निगेटिव होगा। तो ही इज सो माइजरली दैट ही कैन नॉट, अब ये पूरा ऐसा ही लिख देंगे, स्पेंड एनी मनी, स्पेंड एनी मनी। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसको हम लोग रिमूव टू भी कहते हैं। अभी तो यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन असर्टिव टू निगेटिव में मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन ये रिमूव टू का भी क्वेश्चन है। तो रिमूव टू वाले क्वेश्चन का भी यही कॉन्सेप्ट होता है। और असर्टिव टू निगेटिव बनाने के लिए जब कभी TW2 और टू बोले तो एडवर्ब और इंफिनिटिव एक साथ आया हो, तब भी हम लोगों को रिमूव टू करने के लिए इसका ही यूज करना होता है। क्या करते हैं, TW2 को हटा के सो, TO2 इन्फिनेटिव को हटा के दैट के बाद एक नया क्लॉज, नया क्लॉज की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, अब सब्जेक्ट वो लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद या तो कैन नॉट आएगा या तो कुड नॉट आएगा। डिटेल में पढ़ना है तो ऑफलाइन में आना पड़ेगा, मैंने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो आएगा क्या, इज एम आर है तो कैन नॉट, वॉज वर है तो कुड नॉट, उसके बाद ये पूरा जैसा लिखा है उसको वैसा ही क्या। अभी ये एक ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है दूसरा, जो कि इस बार 2026 के एग्जाम में आने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा। ऐसा क्वेश्चन क्या लिखा है, ही में send his servant, है ना, if he does not come। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, और ऐसा पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आपने बहुत लंबे अंतराल से यूपी बोर्ड में पूछा जाता हुआ नहीं देखा होगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये पैसिव वॉइस पेपर में पूछा जाने वाला है। कैसे करेंगे, एक बात ध्यान रख लेना, जब कभी भी पैसिव वॉइस में, जब कभी भी पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में दो क्लॉज आए हों, तो जैसे कि यहाँ से देखो, ही मे सेंड हिज सर्वेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉज, इफ ही डज नॉट कम, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरा क्लॉज। जब कभी किसी भी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में डबल क्लॉज आए हो, तो पहले क्लॉज का ही हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। दूसरे क्लॉज अगर कंडीशनल सेंटेंस का है, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब जैसे इफ या वेदर से स्टार्ट हो रहा है, तो उस क्लॉज का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, यदि पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में दो क्लॉज आए हुए हैं, तो पहले क्लॉज का ही पैसिव वॉइस बनेगा। जब, कब, जब दूसरा क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस का होगा तब, और दूसरे क्लॉज का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कब, जब दूसरा क्लॉज हमारा कंडीशनल सेंटेंस का होगा। यदि किसी पैसिव एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय यदि दूसरा क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस का है, तो सिर्फ और सिर्फ पहले क्लॉज का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, दूसरे क्लॉज का पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ये इसका रूल है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला क्लॉज का ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ही मे सेंड हिज सर्वेंट, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, तो हिज सर्वेंट इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो लिख देंगे हिज सर्वेंट। और आपको पता होगा मे का माइट मत कर देना, क्योंकि मे का माइट होता है नरेशन में, तो ये हो जाएगा मे, मॉडल्स के साथ बी ऐड हो जाता है। कैन आया होगा तो कैन बी, मे आया होगा तो मे बी, सेल आया होगा तो सेल बी, विल आया होगा तो विल बी, ध्यान रखना पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ही इज सर्वेंट मे बी, अब सेंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, तो सेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेंड। ध्यान रखना पैसिव वॉइस करते समय वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या होगा, हिज सर्वेंट मे बी सेंट। अब ये ही को हम लोग क्या लिख देंगे, बाई हिम, कॉमा लगाएंगे, और दूसरे क्लॉज में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वो जैसा लिखा वैसा ही लिख देंगे, इफ ही डज नॉट कम। इसका पैसिव वॉइस ना बना देना दूसरे वाले का। जब कभी किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो क्लॉज आए हुए हैं और दूसरा क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस का है, तो सिर्फ और सिर्फ पहले क्लॉज का पैसिव वॉइस बनता है, दूसरे क्लॉज का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसका पैसिव वॉइस ये बन गया। कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे हिज सर्वेंट, उसके बाद मे एक मॉडल है, मॉडल के साथ बी आता है, कैन हो तो कैन बी, मे हो तो मे बी, सेल हो तो सेल बी, विल हो तो विल बी, कुड हो तो कुड बी, है ना। तो यहाँ मे है तो क्या आ जाएगा, मे बी। इसके बाद सेंड, पैसिव वॉइस करते समय वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो सेंड का हो जाएगा सेंट। उसके बाद बाय, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। इसके बाद दूसरे क्लॉज में कोई छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको बताया दूसरे क्लॉज का पैसिव वॉइस नहीं, ठीक है। डन, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इस बार पेपर में आने वाले हैं। नेक्स्ट, अब क्या आया हुआ है, अब भाई मेरे पेपर में आया हुआ है पहले का डी। पहले का डी क्वेश्चन क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बोले तो ये क्वेश्चन किसका है, सिंटेक्स का है। अपने पेपर में सिंटेक्स कितने नंबर का आने वाला है 2026 में, 4 नंबर का आने वाला है। 2 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव में, बोले तो एमसीक्यू में आएगा, और 2 नंबर का आएगा सब्जेक्टिव में। तो भैया तैयार रहो, क्योंकि सिंटेक्स बड़ा खतरनाक टॉपिक है, और यहाँ पे एरर ढूंढनी होती है। एरर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सभी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मोडाल्स, आर्टिकल्स,
कंडीशनल सेंटेंसेस के भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉस्टिव वर्ब के भी क्वेश्चंस आते हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप इस सिंटेक्स को कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं डेली डेली जितने भी पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इनको अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो मेरे भाई यहीं से आने वाला है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, ये अपने में सिंटेक्स 4 नंबर का आने वाला है। वहां पे उस समय अपने में 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई एक करना होता है और एक ऑब्जेक्टिव में आता है, वो तो करना ही करना है। उस समय 2012 में पता है कितने क्वेश्चंस आते थे? 1 2 3 4 5 6 6 आते थे। इन 6 को 6 करने पड़ते थे, सॉरी 6 में कोई 4 करने पड़ते थे। 6 में ये 6 क्वेश्चन है, इनमें से कोई 4 क्वेश्चन करने पड़ते थे। एक क्वेश्चन करने का आधा नंबर मिलता था। आप में 2 क्वेश्चन आएगा सिंटेक्स का, एक ही करना है, एक करने के 2 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान रखना कितना सरल आने वाला है। चलो, आई हैव कम एट वाराणसी अ मंथ एगो, इसमें एरर क्या है? ये सिंटेक्स का क्वेश्चन, इसमें एरर क्या है? बड़ा सिंपल एरर है, एक बात ध्यान रखना। अगर किसी भी सेंटेंस में एक प्रीवियस टाइम दे रखा है, यदि किसी भी सेंटेंस में एक प्रीवियस टाइम दे रखा है, अ मंथ एगो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, ये कुछ वर्ड्स ध्यान रखना, अ मंथ एगो, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, तो वह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ध्यान रखना, यदि किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम दे रखा है, पिछला बोले तो जो समय बीत गया वह समय दे रखा है, तो वह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में मेरे भाई आता क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में आता क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव या निगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव इस वजह से यहाँ हैव तो हट जाएगा, क्योंकि हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस होगा नहीं, क्योंकि प्रीवियस टाइम दे रखा है। प्रीवियस टाइम दे रखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो केम आई केम एट वाराणसी। अब कोई बड़ा प्लेस होता है, जब कोई बड़ी सिटी होती है तो एट नहीं लगाते, वहां उसके पहले टू लगाते। क्या लगाते? टू। तो क्या हो जाएगा? आई केम टू वाराणसी अ मंथ अगो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पता हो जाना चाहिए, जब कभी किसी भी सेंटेंस में, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, क्या, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक प्रीवियस टाइम दे रखा होता है, उस सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और अगर कोई बड़ा प्लेस है तो वहां पे एट हटा के क्या लगा देते? टू लगा देते। ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है भाई? ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट। ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट। एक बात ध्यान रखना, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड का मतलब होता है बाध्य होना। प्रिवेंटेड का मतलब होता है बाध्य होना, या मना करना भी कह सकते हैं, बाध्य होना। तो प्रिवेंटेड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रॉम। प्रिवेंटेड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। प्रिवेंटेड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है फ्रॉम। तो ये हमारे पेपर का क्वेश्चन है, ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट। तो टू की जगह हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे मेरे भाई? फ्रॉम कर देंगे, क्योंकि प्रिवेंटेड जो है, प्रिवेंटेड अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? फ्रॉम लेता है, ठीक है। तो यहाँ प्रिवेंटेड को हटा के क्या लगा देंगे? फ्रॉम लगा देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गोपाल इज इल फॉर 4 days। तो हमने आपको क्या बताया कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में कोई टाइम दे रखा होता है और उसके साथ फॉर या सिंस, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई टाइम दे रखा है और उसके साथ फॉर या सिंस लगा हुआ है, तो फॉर आता है, एक और कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूँ, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सिंस जो आता है मेरे भाई, वो आता है पर्टिकुलर टाइम के लिए। किसके लिए आता है? पर्टिकुलर टाइम के लिए। और याद रखिएगा, जब कभी भी हमारा क्वेश्चन पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर टाइम का है, तो करेंगे, और पर्टिकुलर टाइम के लिए पहले सिंस का यूज करेंगे। और वह सेंटेंस किस टेंस का होगा? वह सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। गोपाल इज इल फॉर 4 days, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। सबसे पहले हमको ये चेक करना था, क्या कहीं यहाँ पे एरर तो नहीं है। कैसे पता करेंगे? 4 days हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर आता है, इसका मतलब फॉर प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और हमारा जब कभी कोई फिक्स टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दे रखा होता है, तो वह सेंटेंस हमारा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है मेरे भाई हैज बीन और हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है हैड बीन। और इन दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर गोपाल इज इल फॉर 4 days एक टाइम है, टाइम के साथ साथ हमारा
पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ हमारा फॉर लगा हुआ है। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है, या तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा या तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अब पता कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपको इंडिकेट करेगा ये सेंटेंस को किस टेंस में लिखना है आपको। या इज लगा हुआ है तो आप लोग इस सेंटेंस को लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और यहाँ आ जाएगा हैज बीन, इस की जगह आ जाएगा हैज बीन। सर हैव बीन क्यों नहीं आया? क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो उसके साथ हैव बीन आता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हैज बीन इल फॉर 4 days। ठीक है, तो ये आप लोगों को 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू। देखो कोई हम एक बात बताने जा रहे हैं, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। जैसे इंग्लिश में भी एक पार्शियल होता है, पार्शियल का मतलब होता है विभिन्न अंग, है ना? तो क्या लिखिए, एक मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, यहाँ लिख दे रहा हूँ करी एंड राइस। इसको आप लोग कड़ी चावल कहते हो, करी एंड राइस। अब मैं यहाँ पे एक बात और लिख रहा हूँ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब एक बात समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, हम सिंटेक्स का क्वेश्चन पूछना चाहता है, और ये क्वेश्चन हमारे 2016 में भी आया था और 2016 के बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। इसका मतलब इस साल ये क्वेश्चन कि जब कभी भी दो नाउन, जब नाउन किसी एंड कंजंक्शन से जुड़ते हैं, जब कभी भी दो नाउन किसी एंड कंजंक्शन से जुड़ते हैं, इसका मतलब वो दो अलग अलग पर्सन होते हैं, इसका मतलब वो दो अलग अलग पर्सन होते हैं। यहाँ पे देखो राम और श्याम किससे जुड़ रहा है? एंड से जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ राम अलग है, श्याम अलग है, मतलब यहाँ दो लोग हैं, और अगर दो लोग हैं तो दो लोग प्लूरल हो जाते हैं। प्लूरल के लिए वर्ब क्या आती है मेरे भाई? वर्ब क्या आती है? आर आती है। क्या आती है? आर। तो हम लोगों का आंसर होना चाहिए था आर। लेकिन बच्चा ये सारे कॉन्सेप्ट, जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको ही यहाँ पे भी यूज करता है, यहाँ पे भी यूज करता है, यहाँ पे भी यूज करता है। एक बात आपको ध्यान रखना है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन के होते हैं, अर्थात जो पेयर के साथ चलते हैं, जैसे कि करी एंड राइस। ये करी अलग नहीं खाई जाती, राइस अलग नहीं खाया जाता, दोनों एक साथ खाया जाता है, इसको मिक्स करके खाया जाता है, इस वजह से इसको सिंगुलर माना जाता है। कुछ वर्ड्स है जिसको इंग्लिश में सिंगुलर माना जाता है, भले ही वो एंड कंजंक्शन से क्यों ना जुड़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो द राइस एंड फॉल, उतार और चढ़ाव, उतार और जो चढ़ाव है, ये एक फ्रेज है। भले ही यहाँ पे एंड लगा हो और ये एंड दो नाउन को जोड़ रहा हो, लेकिन ये दो नाउन को जोड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग हैं, ये एक फ्रेज है, ये सिंगल माना जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, खाने के लिए तो आप पहले ब्रेड खा लो, बटर बाद में खा लो, लेकिन नॉर्मली क्या काम किया जाता है? ब्रेड और बटर एक साथ लगाया जाता है। बोले तो ये एक फ्रेज है, ये एक पेयर है, ये पेयर एक साथ चलता है, भले ही ये एंड कंजंक्शन से क्यों ना जुड़ रहा हो, लेकिन ये एक पूरा फ्रेज सिंगल माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर माना जाता है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसका मतलब स्लो एंड स्टडी के साथ आर नहीं आता, इज आता है। बच्चे कहेंगे सर जी आपने ही कहा था जब कभी दो नाउन एंड से जुड़े तो आर आएगा, क्योंकि वह प्लूरल हो जाता है। कुछ वर्ड्स आपको मैं बता रहा हूँ, स्लो एंड स्टडी पेपर में पूछा जाता है। धीमे और लगातार, स्टडी का मतलब होता है लगातार, स्लो का मतलब धीमे। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है आप लोग जो खाते हो, है ना, करी एंड राइस आप लोग खाते हो, ये अलग नाउन है, ये अलग पर्सन है। ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। उसी तरीके से राइज एंड फॉल, उतार और चढ़ाव, ये एक कहते हैं ना उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उतार एक अलग है चढ़ाव अलग है, ये एक फ्रेज है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव एक फ्रेज है, और फ्रेज को सिंगुलर माना जाता है, भले ही वो एंड से क्यों ना जुड़ रहा हो। सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे एरर क्या होगी? आर नहीं होगा, यहाँ पे एरर क्या होगी मेरे भाई? इज आएगी। क्या होगी? इज। तो आर की जगह हम लोग क्या कर देंगे? इज कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू द मून। कभी कदार ये आता है स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, करी एंड राइस, स्लो राइज एंड फॉल, ये कुछ वर्ड्स आप लोगों को ध्यान रखने। ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी पूछा जाता है, ये सारी को ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द न्यूज ऑफ द वॉर आर गुड टूडे, सम नाउन्स, सम नाउन्स लुक एज अ प्लूरल बट यूज एज अ सिंगुलर। कौन कौन से ऐसे नाउन है? कुछ ऐसे नाउन होते प्लूरल लगते हैं लेकिन यूज कैसे किए जाते हैं? सिंगुलर में। जैसे न्यूज, न्यूज को मुझे लगता है देखने में प्लूरल है। मैथमेटिक्स, एस लगा हुआ है, बच्चा कहेगा सर जिसमें एस लगा होता है वो प्लूरल होता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें एस लगा होता है, वो देखने में तो तुम्हें प्लूरल लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। सम नाउन्स आर लुकिंग एज अ प्लूरल बट यूज एज अ सिंगुलर। मैथमेटिक्स, सिविक्स, जिम्नास्टिक्स, इनिंग्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक, सब में एस लगा हुआ है।
लेकिन ये मेरे भाई हमारे फिजिक्स हो गया, न्यूज हो गया, न्यूज हो गया, सबसे ज्यादा न्यूज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, द पीस ऑफ द न्यूज इज डिस्टर्ब पीस ऑफ माई माइंड, है ना। द न्यूज आर डिस्टर्ब लिखा था, आर लगा था, द न्यूज आर डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड, तो न्यूज के साथ आर लगा था। अब न्यूज के साथ आर नहीं आना चाहिए, लेकिन बच्चे कहते हैं सर क्यों नहीं आना चाहिए, आएगा। हम कहेंगे क्यों आएगा, तो बच्चा कहता है सर न्यूज देखने में प्लूरल लग रहा है, जैसे बॉय सिंगुलर होता है और बॉयज प्लूरल होता है। कैसे पता चलता है प्लूरल है, क्योंकि सर इसमें ऐसा लगा हुआ है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें लागू नहीं होता है। मैं एक इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना, सम नाउन्स आर लुकिंग एज अ प्लूरल बट नॉट यूज्ड एज अ प्लूरल, ऑलवेज यूज एज अ सिंगुलर एंड टेकिंग अ सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर यूज होंगे और हमेशा वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे न्यूज हो गया, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो देखने में आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। इस वजह से न्यूज एक सिंगुलर है, इसका मतलब आगे चल के वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इस आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको नोट करना है, ये पेपर में आने वाला है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। अब ये वन क्या है, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। देखो प्रोनाउन कितने होते हैं, प्रोनाउन भाई 7 होते हैं, प्रोनाउन होते हैं 10। सर याद कैसे करेंगे, तो याद करने की ट्रिक जब आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ोगे तो हम आपको बता देंगे, अभी हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं। प्रोनाउन 10 होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। 10 प्रोनाउन होते हैं, सबके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है जो कि आप लोग अधिकतर पढ़ते हो, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन हमारे ग्रामर में कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, याद करने की भी ट्रिक मैंने बताई है बच्चों को। आयु देवी को घसीट, आयु देवी को घसीट, आ का मतलब होता है आई, यू का मतलब होता है यू, दे का मतलब होता है दे, वी का मतलब होता है वी, घा का मतलब ही, सी का मतलब सी, टा का मतलब इट। तो ये 7 पर्सनल प्रोनाउन हमारे ग्रामर में होते हैं, आयु देवी को घसीट। उसी तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है, जो कि हमारे ग्रामर में कितने होते हैं भाई, 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। कितने प्रोनाउन होते हैं, 16। सर ये क्यों बता रहे हो, पेपर डिस्कस कर रहे हो, ये सब चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हो, बेटा ये सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारे ग्रामर में कितने होते हैं, 16 होते हैं। सर हमें याद नहीं होता है, हमें भी नहीं याद होता है, तो कैसे करेंगे, ट्रिक से, एवरी, एनी, नो और सम, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बडी, यहाँ लिख देंगे वन, यहाँ लिख देंगे थिंग, यहाँ लिख देंगे वेयर। कुछ इस तरीके से आप लोगों को 4 इधर लिखना है, 4 इधर लिखना है। इससे मैं 16 के 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको याद करा दूंगा। पहला इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, एवरीबॉडी, क्या होता है, एवरीबॉडी। फिर क्या होता है, एवरीवन। फिर देखो नोबडी, नो वन, नथिंग, नोवेयर, 8 और 4 12, समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, 12 और 4 16। तो टोटल कितने इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, 16 होते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हुआ है या किसी भी प्रोनाउन का यूज हुआ है, मान लो अगर किसी सेंटेंस में यहाँ ही आया हुआ है, क्या आया हुआ, ही, प्रोनाउन ही आया हुआ है, तो ध्यान रखना उस सेंटेंस में आगे आने वाला, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे पॉजेसिव केस हो, चाहे रिफ्लेक्सिव केस हो, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो आगे चल के कोई ऑब्जेक्ट आया है, मान लो मी लगा हुआ है, तो ये मी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मी ऑब्जेक्ट होता है आई का, किसका, आई का। लेकिन मी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, यहाँ हिम सही होना चाहिए था। अच्छा अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आया होता तो ही के लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। उसी प्रकार से ध्यान रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी है, मान लो कोई भी प्रोनाउन है, तो आगे आने वाला चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो और चाहे पॉजेसिव केस हो या चाहे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही क्यों ना हो, वह उस केस का यूज होगा जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वन। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वन। यहाँ क्या आया हुआ है, हिज। हिज क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हिज क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है, डी साइलेंट रहता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। हिज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम आपसे पूछे, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो अगर हम आपसे पूछे हिज किसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो हर बच्चे को मैंने याद कराया था, हिज जो है ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। किसका, ही का। सर जी फिर तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया, बिल्कुल गलत है, तभी तो आपसे कह रहा है सही करके बताओ क्या गलत है। हिज यहाँ पे तब आना चाहिए था जब यहाँ पे क्या होता, सब्जेक्ट ही। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे
ऑब्जेक्ट भी आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आता है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, अगर ही होता तो यहाँ पे हिज सही था, इसका मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई? वन है। और अगर वन है इसका मतलब यहाँ पे जो हिज लगा हुआ है, यहाँ हिज नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिज तब आता जब सब्जेक्ट ही होता। ही सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट वन है, इसका मतलब वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा और हिज की जगह हम लोग वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा देंगे, वंस। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, आप कोई भी सेट उठा के देख लेना। 2022 से 22, 23, 24, इन 4 सालों में हर साल ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ध्यान रख लीजिएगा क्या कि अगर हमारा सब्जेक्ट वन है तो आगे चल के उसी का ऑब्जेक्ट भी आता है, उसी का पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आता है। तो अगर वन लिखा हुआ है तो आगे चल के जो ये देखो हिज है ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये हिज तब सही होता जब यहाँ पे ही होता, यहाँ ही था नहीं, यहाँ वन था, इसलिए हम लोगों को वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। और वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? वंस होता है। क्या होता है मेरे भाई? वंस होता है। तो इस बात को क्या करोगे आप लोग? नोट करोगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ये 2012 के पेपर में आप 2026 में पेपर दोगे और हम डिस्कस कर रहे हैं 2012 का पेपर। मैं 2012 से लेके 25 तक जितने भी पेपर पूछे गए थे सबका डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, ध्यान से समझना। कह रहा है यूज 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम फ्रेजेस, जिसको कहते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां, है ना, सेंटेंसेस सो एज मीनिंग क्लियर। सुनो क्या कह रहा है। उस समय 2012 में इडियम फ्रेजेस 5 आते थे, 5 करने कितने होते थे? सिर्फ और सिर्फ 3। एक करने के 1 नंबर मिलते थे, तीनों करने के 3 नंबर मिलते थे, ठीक है। ये सीरीज कब तक चली? 2020 तक, जब तक एनईपी लागू नहीं हुआ था, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति लागू हुई, एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ था कब? कोविड के बाद में, है ना। 2020 तक एनईपी नहीं चल रहा था। 2020 तक एनईपी नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2020 में ही लागू हुई थी। इसके पहले एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही थी जो कि 1989 में लागू की गई थी, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन हमारे एसएसटी में पूछा जाता है। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पेपर में जो 2026 में ईडियम फ्रेजेस आने वाले हैं, ये 5 नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा? एक ईडियम आएगा। और यहाँ पे तो आंसर लिखना होता था 2012 में, आपको ऑप्शन मिलेगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। एक इडियम फ्रेजेस कोई भी पूछ लेगा, एक इडियम फ्रेजेस कुछ भी पूछ सकता है ना। उसको हम लोग कैसे करेंगे? उसको हम लोग कैसे करेंगे? 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से किसी एक में क्या कर दिया जाता है? टिक कर दिया जाता है। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज। इसमें 4 ऑप्शन देता है एग्जामिनर। आंसर क्या होता है? बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आरामदायक स्थिति। हम लोग जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उस कंफर्टेबल सिचुएशन को कहते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। क्या कहते हैं? अ बेड ऑफ रोजेस। तो अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। तो वेरी कंफर्टेबल एक ऑप्शन मिलेगा पेपर में, उस पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी हम लोग पांच इडियम फ्रेजेस का डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पेपर में कोई ना कोई इडियम रिपीट होने वाला है, ये हम आपको बताते रहे। देखो पहला क्या है? पहला है कैस्टल्स इन द एयर। कैस्टल्स इन द एयर, इसका मतलब क्या होता है? कैस्टल्स इन द एयर का मतलब होता है कभी कदार आप लोग क्या करते हो, हवा हवा में किले बनाना। इसका एग्जैक्ट हिंदी होती है हवा में किले बनाना। हवा में किले बनाने का मतलब क्या होता है? दिन में सपने देखना या दिन में तारे देखना। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? एक मुहावरा होता है हवा में किले बनाना, अर्थात एक ऐसी कल्पना करना, अकल्पनीय। जब कभी हमारी कल्पना ऐसी होती है जो अकल्पनीय हो, जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी, उसको कहते हैं हवा में किले बनाना। तो कैस्टल इन द एयर का मतलब होता है हवा में किले बनाना। इसका ऑप्शन क्या आने वाला है मेरे भाई? इसका ऑप्शन पेपर में आने वाला है डे ड्रीम्स। क्या आने वाला है? डे ड्रीम्स। डे ड्रीम्स का मतलब होता है दिन में सपने देखना। या तो ये ऑप्शन आएगा, या तो आपके पेपर में ऑप्शन आएगा इमेजिनरी, इमेजिनरी ड्रीम्स। ये दोनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट हिंदी अगर आपको पता होगी ना, वोकैब की, वोकैब कैसे मजबूत की जाती है, अगर आपको उसकी हिंदी पता है तो आप सारी वोकैब को जीत सकते हो, पेपर में उसका आंसर लगा सकते हो। आंसर याद रखिएगा, कैस्टल्स इन द एयर का मतलब होता है दिन में सपने देखना, या ऐसा सपना देखना जो अकल्पनीय हो, कल्पना से परे हो, है ना। या एक ऐसा, इसका एग्जैक्ट जो बात करें हिंदी की तो इसका मतलब होता है हवे में किले बनाना। हवे में किले बनाना अर्थात कल्पना ही देखते रह जाना, कल्पनीय वस्तु, अर्थात जिसका हम लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, जिसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे भाई हमारी वोकैब, जो कि इस साल 2023 में पूछी गई थी, मतलब अभी लेटेस्ट में पूछी गई। 24-25 में नहीं आई, 26 में ये आ सकती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगाइएगा। एट होम इन। एट होम इन का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, होम का मतलब क्या होता है? घर। होम का मतलब क्या होता है? घर।
और घर में कौन रहता है सबसे ज्यादा? आपके घर में कौन रहता है? पापा तो चले जाते हैं काम पे, तो घर में कौन रहता है सबसे ज्यादा? आपके घर में सबसे ज्यादा आपकी मम्मी रहती है। और माँ या मम्मी, ये जिसको माता कहते हैं, आप लोग मम्मी कहते हो, मॉम कहते हो, माँ कहते हो, ये जो माँ है ये सारे कामों में क्या होती है? निपुण होती है। घर में कौन रहता है? याद कैसे करेंगे? एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है क्या? अभी समझा रहा हूँ, पहले ट्रिक देखो। होम का मतलब होता है घर। घर में रहता कौन है? मम्मी। और मम्मी क्या होती है? सारे कामों में क्या होती है? निपुण होती है। निपुण का मतलब होता है सारे कामों में एक्सपर्ट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टू बी एक्सपर्ट ऑफ। टू बी एक्सपर्ट ऑफ। टू बी एक्सपर्ट ऑफ या भी टू बी मास्टर ऑफ। टू बी मास्टर ऑफ। जो सारे कामों में सर्वगुण संपन्न कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न। एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है, जो सारे कामों में संपन्न है, जो सारे कामों में निपुण है, उसको कहा जाता है एट होम इन। क्या कहा जाता है? एट होम इन। एट होम इन अर्थात टू बी एक्सपर्ट ऑफ या फिर टू बी मास्टर ऑफ। इसका मतलब होता है निपुण होना। क्या कहते हैं भाई? निपुण होना। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा, फिर आप लोग बैठे रह जाओगे, इसलिए ध्यान से पढ़ लो। ट्रिक क्या है? ट्रिक है भैया होम। होम में कौन रहता है? मम्मी। मम्मी क्या है? सब सारे कामों में निपुण है। तो निपुण जैसे माइंड में कैसे याद रखोगे? मम्मी सारे कामों में निपुण है, इसका मतलब एट होम इन का मतलब होता है निपुण होना। और निपुण होना की इंग्लिश होती है टू बी एक्सपर्ट ऑफ या भी टू बी मास्टर ऑफ। तो ये दूसरी हमारी इडियम खत्म होती। तीसरी इडियम क्या है? एट द 11th आवर। एट द 11th आवर। बच्चा कहेगा एट द 11th आवर। 11 घंटे। सर जी ये 11 घंटे क्या होता है? इसको 11 घंटे नहीं कहा जाता है बेटा। ईडीएम का मतलब ही यही है कि आपको कुछ इस तरीके से लिख के देगा, इसकी मीनिंग अलग होगी। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब मेरे भाई होता है अंतिम क्षण। क्या होता है? अंतिम क्षण। अंतिम क्षण अर्थात हम लोग इसको कहते हैं लास्ट मोमेंट। क्या कहते हैं? लास्ट मोमेंट। द मेमोरी ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, मतलब इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की जो मेमोरी है इज अ, इसे इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द मेमोरी ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट इज अ, इज दैट 11th आवर। मतलब इंटरमीडिएट की जो मेमोरी है ये अब अंतिम क्षण है ना? अंतिम क्षण के लिए है। फॉर या फॉर लगाएंगे के लिए है, तो फॉर द 11th आवर, अंतिम क्षण के लिए। तो द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण। अर्थात पेपर में ऑप्शन आपको क्या मिलने वाला है मेरे भाई? आपको ऑप्शन मिलने वाला है लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट अर्थात अंतिम क्षण। तो ध्यान रखिएगा एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण। इसका इंग्लिश में क्या आंसर होगा? लास्ट मोमेंट। क्या होगा भाई? लास्ट मोमेंट। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब जो कि 2025 में पेपर में आई थी और ये 2026 में भी पेपर में आएगी। मैं इस पे गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में है। और मॉडल पेपर में अगर है, बिहार के मॉडल पेपर में है, ठीक है। और आप लोग खाली यूपी का मॉडल पेपर डिस्कस करते हो, हम लोग जो है बिहार, उत्तराखंड, एमपी, क्योंकि हम दूसरे चैनल पे भी पढ़ा रहे हैं जिसपे 25 लाख सब्सक्राइबर हैं, उस पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उस पे जब पढ़ाता हूँ ना तो बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना पड़ता है। जब एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि यूपी बोर्ड में जो नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सीबीएसई पहले ही पूछ चुका होता है। आप लोग कहते हो ना सर यूपी में तो नया क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बाहर से आ गया, ऐसा तो हमने अनसॉल्व में भी नहीं देखा था। नहीं, ऐसा नहीं। वो क्वेश्चंस पहले ही सीबीएसई पूछ चुका था। पूछने का स्टाइल बदल रहा है, यूपी बोर्ड भी अपने पेपर का लेवल बदल रहा है। मॉडल पेपर ने ये दिखाया है आपको। मैंने मॉडल पेपर डिस्कस किया है, अब उसमें देखना मॉडल पेपर ने लेवल बदला है इंग्लिश का। इंग्लिश अब वैसी इंग्लिश नहीं रही है, पूरी अलग तरीके से उसने इंग्लिश को पूछने की कोशिश की है। और जो बच्चे इंग्लिश को नहीं पढ़ते ना उनका बेटा काम 35 होने वाला है, ध्यान रख लेना। इसलिए इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे पहली बात, हमारा ये सबसे अच्छा वोकैब है यू एंड क्राई। बहुत प्यारी वोकैब, इसको याद कैसे करेंगे? यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है? यू एंड क्राई मतलब क्राई का मतलब और यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंफ्यूजन। यू एंड क्राई का मतलब होता है कंफ्यूजन। सर जी याद कैसे करेंगे? किताबों में भी लिखा हुआ है, वो तो हम किताब में भी पढ़ सकते थे। आपकी वीडियो क्यों देखे? वीडियो इसलिए देखनी है क्योंकि हम आपको इसके साथ साथ ट्रिक बताते हुए चल रहे हैं। यू एंड क्राई को कैसे करोगे? आप लोगों के घर के बाहर कभी कदार एम्बुलेंस आती है जो कि करती है यू 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 यू, करती है कि नहीं करती है? या फिर पुलिस की भी गाड़ी आती है, वो भी कुछ ऐसी आवाज निकालती है यू यू यू, हूटर बजाती रहती है। हमें समझ नहीं आता है, हम लोग जब बचपन में थे हमें भी नहीं समझ में आता था कि आखिरकार जब हम घर पे रहते थे, पढ़ते थे और बाहर एक आवाज आती थी यू यू यू, देखना ध्यान से समझना, यू 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 यू। अब मैं समझ नहीं पाता था कि ये पुलिस की गाड़ी है कि एम्बुलेंस की गाड़ी। तो मैं तुरंत ही क्या करता था भाई, बाहर निकल के भागता था। देखता था, मेरे मन में आता था पुलिस की है, लेकिन देखता था ये तो एम्बुलेंस की, मतलब दोनों की आवाज
पूरी सेम नहीं होती, थोड़ी बहुत सेम होती। तो मैं क्या हो जाता था, मैं कंफ्यूज हो जाता था भैया। क्या हो जाता था, कंफ्यूज हो जाता था। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना, अर्थात कंफ्यूजन। ध्यान रखिएगा। इसका आंसर कैसे याद करोगे मेरे भाई, इसका आंसर कैसे याद करोगे, ट्रिक से याद करोगे। यू यू करके जो चिल्ला रहा था, यू 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 करके जो चिल्ला रहा था, उससे मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये पुलिस की गाड़ी है कि एम्बुलेंस है। तो मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, इसका मतलब इसका आंसर होता है कंफ्यूजन। इसका आंसर क्या होता है भाई, कंफ्यूजन। लास्ट है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो जो कि नई वो कैब है, और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जहां तक मैंने सारे पेपर का एनालिसिस किया है, 2012 के बाद ये वो कैब नहीं आई थी। टू एंड फ्रो हमारे 2012 के बाद से कभी नहीं पूछी गई है, जहां तक मैंने सारे पेपर देख डाले हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले 4 साल हो गए पढ़ाते ही पढ़ाते, और ये सारा कुछ मैं आपके लिए जो 2012 से लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब मैंने 2012 से लेके 20 तक के सारे पेपर निकाल रखे हैं। अब मैं डेली एक एक सेट दूंगा आप लोगों को, तो सब में देख डाला है। टू एंड फ्रो हमारी वो कैब नहीं आई है, और जो नहीं आया वो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है। जो लंबे समय से नहीं आया वो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा, टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है भाई, आगे पीछे। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे। बैकवर्ड फॉरवर्ड, इसका आंसर होगा बैकवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है, इसका आंसर होगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ध्यान रखिएगा। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, या फिर इसको हिंदी में और एक और वर्ड के नाम से जाना जाता है, इधर उधर। कहता ना, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर को हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रहे हमारे इडियम और फ्रेजेस जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। कितने मैंने बताए, 5। ट्रिकें बताइए, ट्रिकें जरूर याद रखिएगा। देखो, किताबों में भी सारा कुछ लिखा हुआ है, वीडियो इसलिए देखनी है आप लोगों को क्योंकि जो चीज हम लोग सुनते हैं वो चीज हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाती है। और इस बार तो पेपर में ऑप्शन आने वाला है, तो कोई ना कोई तो भाई आपके पेपर में आएगी। ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा तो आपको ऐसा लगेगा ये तो कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो जो चीज कहीं ना कहीं पढ़ी है तो वो टिक लग जाता है अपने आप। टेंशन ना लो, खाली पढ़ते रहो। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पेपर में सिनोनियम पूछा जाता था। गिव द एंटोनियम। अच्छा, ये एंटोनियम है। गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। एंटोनियम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। सर वीडियो बड़ी लंबी जा रही है बेटा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा चीजों को। गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द क्या होंगे, अर्थात एंटोनियम्स क्या होंगे। अब पेपर में सिर्फ एक एंटोनियम आता, पहले पेपर में 2 एंटोनियम आते थे, दोनों करना पड़ता था। देखो, इसका एंटोनियम करना है। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज का मतलब होता है उजागर करना। उजागर करना। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है भाई, उजागर करना या फिर दिखाना। डिस्क्लोज का अगर सिनोनियम पूछा जाए आप लोगों से तो रिवील लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, रिवील। डिस्क्लोज का अगर सिनोनियम पूछा जाए तो रिवील लिख दीजिएगा। रिवील का मतलब ये होता है दिखाना, ठीक है, प्रकट करना, कह सकते हैं प्रकट करना। एंटोनियम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो डिस्क्लोज का एंटोनियम आप लोग लिखेंगे कंसील। क्या लिखोगे, हाइड, मास्क। ये इसके क्या है भाई, ये हाइड, मास्क, कंसील, ये इसके क्या है, एंटोनियम से। तो डिस्क्लोज का मतलब होता है उजागर करना। सिनोनियम पूछा जाए डिस्क्लोज का तो रिवील लगाएंगे। यहाँ एंटोनियम पूछा जाए तो डिस्क्लोज के मैंने 3 एंटोनियम आपको दे दिए, कंसील, हाइड और मास्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब होता है भाई स्वीकार करना। ध्यान रखिएगा, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। अगर एक्नॉलेज का सिनोनियम पूछा जाए तो एक्सेप्ट, अलाउ, ठीक है, एक्सेप्ट, अलाउ, इन सब का मतलब भी होता है स्वीकार करना। यहाँ पे एंटोनियम पूछा जा रहा है एक्नॉलेज का, तो एक्नॉलेज का एंटोनियम हो जाएगा रिजेक्ट, रिफ्यूज। ठीक है, रिजेक्ट, रिफ्यूज। रिजेक्ट का मतलब भी होता है मना करना, रिफ्यूज का मतलब भी होता है मना करना, यानी का मतलब भी होता है मना करना। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। एंटोनियम पूछा जाएगा तो रिजेक्ट लिखिएगा, रिफ्यूज लिखिए लिखिएगा, डैनी लिखिएगा। सिनोनियम पूछा जाए तो एक्सेप्ट लिखिएगा या अलाउ लिखिएगा। एक पेपर में पूछा गया तो अलाउ का एंटोनियम क्या होगा, अलाउ का एंटोनियम क्या होगा, तो अलाउ का भी एंटोनियम क्या होगा, डैनी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, गिव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। गिव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, हम्बल का मतलब क्या होता है, हम्बल का मतलब मैंने आपको बताया था विनम्र। नहीं पता है तो जान लो, हम्बल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। और इसका आंसर क्या होगा, सही बच्चे बताओ, सिनोनियम। इसका सिनोनियम क्या होगा, सिनोनियम पूछा जा रहा हम्बल का। हम्बल का मतलब होता है विनम्र,
सिनोनियम पूछा जा रहा है। सिनोनियम मतलब एक और ऐसा वर्ड बताइए जिसका मतलब भी विनम्र होता है, तो हम आपको एक आंसर मॉडेस्ट जो कि पेपर में आने वाला है। मॉडेस्ट, हम्बल का मॉडेस्ट पेपर में ऑप्शन आएगा, मॉडेस्ट पे टिक कर दीजिएगा। मॉडेस्ट का मतलब भी क्या होता है? विनम्र। क्या होता है भाई? विनम्र होता है। अब नेक्स्ट, मैड। मैड मतलब होता है पागल, कहते नहीं कहते? मैड का मतलब क्या होता है? पागल। और इसका सिनोनियम होगा इनसेन। क्या होगा? इनसेन। ध्यान रखिएगा, इनसेन का मतलब भी होता है पागल। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें सिनोनियम मैंने बता दी। क्या? हम्बल का मतलब होता है विनम्र या नम्र, है ना। मॉडेस्ट इसका सिनोनियम हो जाएगा। मैड का मतलब होता है पागल, और इसका सिनोनियम हो जाएगा इंसेन। सिनोनियम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे पेपर में 2026 में जो पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन सी का, सेक्शन सी का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो यही क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, एक बढ़िया से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो कि हर बार पूछा जाता है। वन हु लुक्स, आप लोग देखिएगा आंसर उठा के, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गलत चीजों को ही देखता है ना, या एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मतलब निगेटिव वे में देखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पैसिमिस्ट। क्या कहते हैं? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं निराशावादी। क्या कहते हैं? निराशावादी, जो अलग वे में देखता है चीजों को। ठीक है, वो कहते हैं निराशावादी। क्या कहते हैं भाई? निराशावादी। यही एक क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, यहाँ पे लिख के आएगा ब्राइट साइड, बस इतना ही डिफरेंस होगा, तुम फंस जाओगे पेपर में। अ पर्सन या वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिव वे में किसी चीज को देखता है, तो उसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमिस्ट। क्या हो जाए? ऑप्टिमिस्ट, जिसको कहते हैं आशावादी। क्या कहते हैं भाई? आशावादी। ठीक है, आशावादी। राइटिंग में थोड़ा विश्वास ना करना, राइटिंग हमारी कैसी भी उससे मतलब नहीं है। अच्छा, हम आपको ये ट्रिक लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अगर ब्राइट साइड पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, और अगर डार्क साइड लिखा होगा तो आंसर क्या होगा। देखो, अगर ब्राइट साइड लिख के आ रहा है तो आंसर होगा ऑप्टिमिस्ट। क्या होगा? और अगर डार्क साइड लिख के आ रहा है तो आंसर क्या होगा? पेसिमिस्ट। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आए कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा था, अ पर्सन या वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, उसको कहते हैं पेसिमिस्ट। डार्क साइड बोलेगा तो पेसिमिस्ट, ब्राइट साइड बोलेगा तो ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड और राइट, ये कल की वोकैब में मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है, जो कल मैंने आंसर लिखा था उसमें बताया था। अ पर्सन हु कैन नाइदर, ना तो रीड का मतलब पढ़ पाता है, नॉर राइट, ना तो लिख पाता है। अ पर्सन नाइदर रीड नॉर राइट, एक ऐसा व्यक्ति वो जो ना तो लिख सकता है ना तो पढ़ सकता है, वो मेरे भाई क्या होता है? इलिटरेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं साक्षर युक्त या फिर अनपढ़। क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनपढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु कैन नाइदर राइट नॉर रीड, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो लिख सकता है ना तो पढ़ सकता है, उसको हम लोग कहते हैं इलिटरेट, अर्थात अनपढ़। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, विच कैन नॉट बी रीड, विच कैन नॉट बी रीड अगर लिख के आ रहा है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसका आंसर अलग हो जाएगा, ध्यान रखना। इलिजिबल। क्या हो जाएगा? इलिजिबल। वहां पे ये भी ऑप्शन आने वाला है, इस क्वेश्चन के लिए ये भी ऑप्शन आने वाला है, क्योंकि कुछ सारे बच्चे इस पे टिक लगा देते हैं। इसका क्वेश्चन अलग होता है, ये क्वेश्चन अलग है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो लिख सकता ना तो पढ़ सकता, उसको क्या कहते हैं? इलिटरेट कहते हैं। और एक ऐसी चीज जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी रीड, विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं? उसको इलिजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिजिबल। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारे सामने आ चुका है तीसरे का डी नंबर क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज ब्रिंग आउट द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन होमोफोन्स का है। होमोफोन्स में पूछा जाता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेस, एक्सेस, बेड, बेड, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एक एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे ये पूछा गया, उस समय जैसा आता था इस बार भी वैसा ही आता है। कोई दो आएंगे होमोफोन्स, पेयर में आते हैं, ये तो अलग अलग लिखा है, वहां पेयर में आता है टेम्पररी। जैसे कि एक लिख के आएगा एक्सेप्ट डैश, एक एक्सेप्ट, एक होता है ए डबल सी ई पी टी, एक होता है ई एक्स सी ई पी टी, एक होता है एक्सेस, एक होता है एक्सेस, एक पेल एक पेन, है ना। तो एक
PAIL पेल होता है, एक PALE पेल होता है ना। तो देखने बोलने में सब सेम होते हैं लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। दो पेयर आएंगे, कोई एक पेयर करना होता है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई कह सकते हैं, या टेम्पररी का मतलब कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना ये चीज टेम्पररी है, मतलब आज है तो कल नहीं है, टेम्पररी अस्थाई। और टेम्पोरल का मतलब होता है संसार, लौकिक, ठीक है। संसार लौकिक टेम्पोरल का मतलब होता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को क्या करना होता था, मीनिंग बतानी होती थी और साथ ही साथ इसका सेंटेंस में यूज करना होता था। तो मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो ये दोनों शब्द होमोफोन्स, होमोफोन्स उनको कहते हैं जिनमें समान ध्वनि निकलती है, बोलते टाइम दोनों सेम लगते हैं, लेकिन दोनों का अच्छा ये भ्रम भी पैदा करते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। देखो ये टेम्पररी है, टेम्पररी की हिंदी मीनिंग होती है अस्थाई। क्या होती है? अस्थाई, जो थोड़े समय के लिए ही होती है ना। लिख दीजिएगा हिंदी मीनिंग, नीचे उसका हम लोग यूज कर देंगे सेंटेंस में। तो एक अपने मन से कोई सेंटेंस लिख लेना, दिस जॉब इज टेम्पररी, ये जॉब जो है अस्थाई है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ परमानेंट पोजिशन, है ना। मैं एक, यह एक स्थायी नौकरी है, मैं एक अस्थायी पद की तलाश में हूँ। तलाश करना, लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज का रिसर्च करना, है ना। लुकिंग फॉर का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है, ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पररी का यूज करके एक सेंटेंस बना दीजिएगा पेपर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक, लौकिक, गैर धार्मिक, दुनिया से संबंधित, है ना, उस आध्यात्मिक नहीं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं टेम्पोरल, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हमारे पेपर में पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है, पहले भी पूछा जाता था। पहले क्या होता था, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में पूछा जाता था और इंग्लिश से हिंदी में भी पूछा जाता था। दोनों करने होते थे, नीचे और लगा होता था, वो दोनों करो या फिर लेटर और आर्टिकल करो। तो कुछ लोग लेटर आर्टिकल आता था तो लेटर आर्टिकल लिख लेते थे, वरना कुछ लोग ये कर लेते थे। अब क्या होता है, अब ये भी करना होता है, लेटर भी करना होता है और आर्टिकल भी करना होता है। बस अब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता है, हिंदी टू इंग्लिश पूछा जाता है। तो जुलाई का महीना था, अब हम ट्रांसलेशन तो यहाँ पर नहीं सिखाने आए हैं आप लोगों को, है ना, पेपर डिस्कस करने आए, लेकिन इसकी मैंने ट्रांसलेशन कर दिया है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ट्रांसलेशन पीछे है, इसको देख लीजिएगा। हाँ, अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो आप इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे ट्रांसलेशन सीखना है। मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा ना आप लोगों के लिए, आपका ट्रांसलेशन करना बिल्कुल बदल जाएगा। आप जैसे करते थे वो तो कुछ नहीं है, मैं जैसा एक वीडियो में ही बता दूंगा ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये आप ट्रांसलेशन की ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये इसका है आंसर, ठीक है। कभी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, अब ये है हमारा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना। तो ये हम लोगों को करना नहीं है, जो कि हमारे सिलेबस से क्या हो गया, हट गया, इस वजह से हम लोग इसको करेंगे नहीं। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है हमारे पेपर में, देखो और लगा है, मतलब पहले क्या होता था 2012 में, या तो हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लो, या फिर लेटर और आर्टिकल कर लो। आर्टिकल नहीं, उस समय ऐसे कहा जाता था उसको। तो लोग, कुछ लोग ट्रांसलेशन कर लेते थे दोनों 5-5 नंबर के, कुछ लोग ये दोनों करते थे 5-5 नंबर। अब ये 5 नंबर का नहीं आता है, ये 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग आता है और 10 नंबर का लेटर राइटिंग आता है, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल राइटिंग ऐसे है, ऐसे हमारे पेपर में नहीं आता। आर्टिकल आता है, आर्टिकल अलग तरीके से लिखना होता है, ऐसे अलग तरीके से लिखा जाता है। आर्टिकल विदाउट हेडिंग लिखते हैं और ऐसे हेडिंग के साथ लिखते हैं। आर्टिकल में बहुत सारे मेथड अलग होते हैं। आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखी जाती है वो हम आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताएंगे, वो हम आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताएंगे, दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लोगों का छठा क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। एप्लीकेशन है और एक पूछा गया लेटर। देखो, चाहे 2012 की बात करो, 13 की बात करो, 14 की बात करो, 15 की बात करो, या 2025 की बात क्यों ना करो, हर साल एक लेटर आता है जो कि फिक्स होता है। एडिटर पे एक लेटर लिखने के लिए, एडिटर पे लेटर लिखने के लिए आता है एडिटर। न्यूज़पेपर पर एक, न्यूज़पेपर वाले को एक लेटर लिखने के लिए आता, अपनी प्रॉब्लम को बताकर, अपनी प्रॉब्लम बताइए और न्यूज़पेपर वाले को एक लेटर लिखिए। पैटर्न कैसे होता है लेटर का, ये मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर का नहीं, अब हमारे एग्जाम में ये 10 नंबर का पूछा जाता है लेटर। पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पैटर्न को याद कर लेना। दुनिया का कोई भी लेटर पूछा जाए, आपका आंसर वही होने वाला, ठीक है। देखो, राइट अ लेटर टू द एडिटर, एक ऐसा लेटर लिखना है एडिटर को ऑफ अ न्यूज़पेपर वाले को, कंप्लेनिंग अगेंस्ट, जिसमें कंप्लेन किया गया हो के विरुद्ध, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था और 2026 में भी पूछा जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटर पे लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पे भी आए, एडिटर पे लिखना हो, पैटर्न हम जो बताने वाले हैं वही होने वाला है। हाँ, समस्या अलग हो सकती है, यहाँ पे कंप्लेनिंग अगेंस्ट
फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ योर टाउन, तुम्हारे कस्बे में ब्रेक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मतलब समय समय पर नहीं पहुंचाई जाती, बहुत ब्रेक होती, बहुत बाधित है। इसको लेके आप लोग एक क्या करो, एडिटर को पत्र लिखो। और ध्यान रखिएगा, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस इन द लेटर। इस लेटर में आपको अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना होता है जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये चीज नहीं लिख के आती है, लेकिन 2012 में ये मेंशन करता था कि नाम और एड्रेस नहीं लिखना। अब 2026-26 के पेपर में ये सब लिख के नहीं आता है, वो देखना चाहता है तुमने लिखा है कि नहीं लिखा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ना तो नाम लिखना है ना तो एड्रेस लिखना है। देखो लिखा कैसे जाता है, एडिटर पे लेटर लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हेडिंग डालनी है लेटर टू द एडिटर। प्रॉपर फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये सब नहीं लिखना है, वो तो हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर एड्रेस, जो भेज रहा है, जो पत्र न्यूज़पेपर वाले को भेज रहा है। जैसे हम है किसी न्यूज़पेपर वाले को, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को एक पत्र लिखना चाहते हैं, तो हम अपना एड्रेस डालेंगे। अब आपको वहां पे एड्रेस नहीं डालना है, कान खोल के सुन लो। आपको कुछ लिख देना, XYZ कॉलोनी, ABC सिटी, पिन कोड ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, पिन कोड भी नहीं डालना है। डेट डालनी है, डेट आपका पेपर कब है, 20 फरवरी को है, तो ऐसे नहीं डाली जाती डेट, 20/2/2026 कट जाएगा एक नंबर। डेट कैसे डाली जाती है, 20 फरवरी 2026, ये डेट डालने का मेथड है। ये डेट डालने का मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भेजता है उसका पता लिखा जाता है। कैसे लिखोगे, XYZ ABC कॉलोनी ब्रैकेट में पिन कोड, नीचे क्या लिखोगे, नीचे डेट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ये सब में सेम रहता है, ये सब में लिखना होता है, सब में यही लिखना होता है। अगर कोई एडिटर पे लेटर आ रहा है, सब में ये लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन ये हेडिंग नहीं डालनी है। इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे द एडिटर कॉमा द टाइम्स ऑफ इंडिया, या कोई अन्य प्रतिष्ठित समाचार पत्र, है ना। जैसे कि वहां तो मेंशन नहीं कर रहा कौन से वाले को लिखना है, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया को ही लिखना अधिकतर, वरना द हिंदू लिख देना, है ना, द एडिटर द हिंदूस। लेकिन यहाँ मेंशन नहीं करता, खाली ये कहता है एडिटर को लेटर लिखो। तो एडिटर को लेटर लिखना है तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया को ही लिखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में पेपर होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द एडिटर, फिर लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे जिस सिटी में आप हो वहाँ की पब्लिकेशन का सिटी लिख दीजिएगा, कानपुर लखनऊ, है ना। उसके नीचे पिन कोड लिख दीजिएगा, याद हो तो, वरना खाली पिन कोड डाल दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, भेजने वाले का पता एक लाइन छोड़नी है, फिर प्राप्त करने वाले का पता रिसीवर का, ठीक है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत ही सबसे पहले याद होना चाहिए क्या लिखना है आप लोगों को। मैं आपके लिए एक लेटर की वीडियो लेके आऊंगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको अपना पता एक लाइन छोड़नी है, फिर भेजने वाले जिसको प्राप्त करवा रहे हो उसका पता, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए कंप्लेंट करो, कंप्लेंट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द लोकेलिटी। तुम्हारे लोकेलिटी में, तुम्हारे टाउन में जो इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो रही है उसको लेकर आपको एक पत्र लिखना है। तो ये हम लोग ने टॉपिक लिख दिया, टॉपिक लास्ट में लिखा होता है लेटर के। इसके बाद आप लोगों को सैल्यूटेशन लिखना होता है, अभिवादन लिखना होता है। डियर सर, सर को लिख रहे हो तो सर, या मैम, आप लोग ऐसे दोनों लिखोगे, ठीक है। डियर सर स्लैश मैम, क्योंकि आपको नहीं पता ना किसको लिख रहे हो। चलो फिर क्या करना है, ये सारी चीजें सब में सेम होने वाली है भाई, ये सारी चीजें एडिटर के लेटर में सब में सेम होने वाली है। देख लो, एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ, जो कोई भी लेटर आए एडिटर पे, ये सब कुछ सेम आपके में होगा। सब्जेक्ट चेंज हो जाता है खाली, ठीक है, ये सब सेम रहेगा। क्या, I am writing this letter to draw the kind attention of the concerned authorities and the public throughout the columns of your esteemed and widely circulated newspaper, है ना, सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स के बाद आप लोगों को क्या करना होता है मेरे भाई, टूवर्ड्स के बाद आप लोगों को क्या करना होता है, टूवर्ड्स के बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, टूवर्ड्स के बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। यहाँ तक सब में सेम लिखना है। कोई भी लेटर एडिटर पे आ रहा हो, कोई भी लेटर एडिटर पे आ रहा हो, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी लेटर एडिटर पे आ रहा हो, आप क्या करेंगे, टूवर्ड्स तक का सब में सेम लिखेंगे। उसके बाद जो होगा उसमें चेंजमेंट आएगा, उसके बाद जो होगा उसमें चेंजमेंट आएगा। क्या चेंजमेंट आएगा, टूवर्ड्स के बाद वो लिखा जाता है जिस टॉपिक पे आप क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, सब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक टूवर्ड्स तक सब में, कोई भी एडिटर पे लेटर है, सब में ये बात लिखनी ही लिखनी है। मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ कि 1000 लेटर आपको नहीं याद करने पड़ेंगे, एक एडिटर का पैटर्न याद कर लो, सारे लेटर इसी तरीके से लिख रहे हैं। इतनी लाइनें सब में सेम लिखेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उसको यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, सब्जेक्ट को लिख दीजिएगा, फुल स्टॉप लगाइएगा, आगे बढ़िएगा, लाइन छोड़िएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपने मन से लिखना है आप लोगों को, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने मन से लिखना है। अपनी जो समस्या है, अपने इंग्लिश टू हिंदी में आपको पता ही है क्या समस्या है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ लिख देना है। इतना तो करना ही है ना भाई इंटर में, क्योंकि सारा कुछ सेम दे देंगे, सारा कुछ सेम दे देंगे तो जो समस्या है, अब पेपर में यही वाली थोड़ी ना समस्या आने वाली है कि ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोइंग डिस्पोजल वाला भी आता है, मतलब डिस्पोजल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यूजर्स ऑफ ग्रोइंग
डिस्पोजल, है ना? तो वो भी पेपर में आ सकता है, बहुत सारे आते हैं एडिटर पे लेटर, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो कोई भी टॉपिक हो वो मेथड हम आपको बता दे रहे हैं, उतना टूवर्ड्स तक सेम लिखेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है। ये यहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम है उसको लिखना है भाई, अपने तरफ से जो भी दिक्कत है तुम्हें उसको यहाँ मेंशन करना है 4 से 5 लाइनों में। फिर ये सारी चीजें सब में सेम होने वाली है। डिस्पाइट रिपीटेड अपील्स टू द लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अब यहाँ पे लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिखा है। अब आप किसी और को लिख रहे हो, मान लो इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं आया लेटर, तो किसी और को लिख रहे हो तो उसका कोई ना कोई बोर्ड होगा। अपील अपील कर रहे हो, किसको कर रहे हो? अब मान लो किसी मेयर को लिख रहे हो, किसी को लिख रहे हो, तो यहाँ मेयर लिख दीजिएगा। द सिचुएशन रिमेन्स अनचेंज, ये सब में सेम लिखना है। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द रिस्पॉन्सिबल, ये सब में लिखना है, सब में। अथॉरिटीज में बी मोटिवेटेड टू टेक इमीडिएट एंड डिसीव एक्शन टू इंसिक्योर अ रेगुलर एंड अन, जो भी लिखा है यूनिट, क्या लिखा है, यूनिनटेरप्टेड पावर सप्लाई इन आवर टाउन। अब ये है ना, ये सारी चीजें, अब तो इतना तो समझना है ना तुम्हें, ये जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लिखी है उसको बदलना है खाली। अब मान लो कोई दूसरे टॉपिक पे आ गया तो यहाँ कुछ और लिख दीजिएगा, वो जो टॉपिक है उसके बारे में लिख देना, यहाँ पे कुछ और लिख देना, और सब कुछ सेम रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये आपको अपने मन से लिखना है, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको अपने मन से लिखने हैं, ऊपर की दिक्कतें, ठीक है? ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों को समझ में मेरी बात आ गई होगी, ठीक है? क्या करना है मैंने बता दिया, सब में सेम रहेगा, खाली लास्ट में टू वर्ड्स के बाद टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, पैराग्राफ चेंज करके ये 4-5 लाइनें अपने मन से लिखेंगे। फिर ये सारा कुछ सेम रहेगा, खाली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं बोल रहा है तो किसी और पे बोल रहा है, उसका कुछ ना कुछ होगा, जिसको लिख रहे हो उसको लिख देना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो भी है। उसके बाद आप लोगों को समापन करना है, इसमें थैंकिंग यू लिखना है, उसके बाद योर्स ट्रूली लिखना है, जैसे कि यहाँ पे तो थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है? देखो क्या लिखना है, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली अ कंसर्न रेसिडेंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इतना आप लोगों को नोट करना है, ठीक है? इतना आप लोगों को नोट करना है भाई। अब हम लोग चलते हैं आगे। आर्टिकल राइटिंग हमने क्यों नहीं बताई? आर्टिकल राइटिंग मेरे भाई हमने इसलिए नहीं बताई क्योंकि यहाँ ऐसे पूछा गया था, आर्टिकल राइटिंग अलग तरीके से लिखी जाती है, वो मैं एक वीडियो लाऊंगा, करा दूंगा। उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, इसको बढ़िया तरीके से ऐसे लिखना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आया है भाई मेरा पैसेज। अब पैसेज को कैसे करना है इसको हम इस वीडियो में नहीं बताने वाले हैं। पैसेज को हम आंसर लेके आए खाली पैसेज का, पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये तो बहुत छोटा पैसेज है, इससे बहुत अलग लेवल का पूछा जाने लगा है। तो एक वीडियो आने वाली है हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, उसमें मैं आपको बताऊंगा पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है। ये अभी के लिए आप लोग को रीड करना है, पढ़ लेना है, आपका काम है। ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये देखो थोड़ा सा छुप गया है, ये नीचे का क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, है ना? ये नोट कर लेना, नीचे के क्वेश्चंस नोट कर लेना। और मैं इसके आंसर लेके आया हूँ कुछ इस तरीके से, पहले इसकी मैं समरी लेके आया हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है ना, मतलब पूछा गया इसका टाइटल क्या है, तो द लॉस ऑफ हेल्थ, अपने शरीर का नुकसान। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है, फोर्थ का ये है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे है, अब स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं अलग एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। बस ये है कि पैसेज को आपको सॉल्व करना होता है, पैसेज को सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है, ठीक है? तो इसको ऐसे, पैसेज है, पैसेज के आंसर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो ये रहा हमारा आज का पेपर का डिस्कशन, जो कि 2012 के पेपर का था मेरे भाई, जो कि 2012 के पेपर का था डिस्कशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपने प्यारे बच्चों के लिए 2013 क्या क्या इंपॉर्टेंट आज हमने बताया, आपको पढ़ना क्या क्या, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाना है। जो मैंने जितनी भी वोकैब कराई है उसको कहीं नोट कर लेना, जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस कराए उसको कहीं नोट कर लेना, और आर्टिकल राइटिंग तो बताई नहीं, लेटर राइटिंग का जो मेथड बताया उसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? और पैसेज वैसेज तो मैं आपको कराऊंगा ही, वो तो अभी डिस्कस कल हमारी एक वीडियो आने वाली जो कि होगी 2013 पेपर की, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो 2013 में पेपर आया था उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीजें हैं वो आपको सीखनी है, पढ़नी है, कहीं नोट करनी है, ग्रामर वाली चीजें, और लेटर राइटिंग का मेथड नोट कर लेना, और वो वो कैप जरूर नोट कर लेना, ठीक है? और कॉम्प्रिहेंशन तो हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे भाई, क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग मैसेज करिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर गलती किसकी, आपकी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कॉन्सेप्ट नहीं पता है मेरे भाई तो हम इस क्लास में कॉन्सेप्ट तो नहीं सिखा सकते ना, तो डिस्कस करने आए खाली, इस उम्मीद से डिस्कस करने आए कि आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे। आप क्वेश्चन देखो आपको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट सीख लो।
बता भी रहा हूँ, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बता देंगे यहाँ पे। इसके लिए आपको ऑफलाइन जॉइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो आज की क्लास मेरे भाई यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।